वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक खुफिया जासूस के बारे में एक कहानी सुनाने वाला हूं। हालांकि इससे पहले मैंने आपको एक अजीत डोभाल जी के बारे में कहानी सुनाई थी और काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगी थी, आपने बहुत प्यार दिया था। इसके बाद एक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने भी बहुत सारे ऑपरेशन किए, जैसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट की एक कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, आपको बहुत पसंद आई। ऐसे ही आज जो कहानी है, आपने एक मूवी देखी होगी, एक था टाइगर। ये टाइगर नाम जो लिया गया है, सलमान खान की एक मूवी है एक था टाइगर। वो टाइगर नाम जो लिया गया है वो इसी रॉ के एक एजेंट का नाम चुराया गया है या वहां से लिया गया है। जी, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र कौशिक जी की। भारत का एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान की आर्मी में मेजर पद पर बैठ जाता है और वहां से खुफिया जानकारी रॉ को प्रोवाइड करवाता है। ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, ये रियल हीरो हैं और ये रियल हीरो हैं। हालांकि जो एक था टाइगर मूवी है वो रॉ एजेंट के ही बारे में है, पूरी रॉ की जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में है। बहुत सारी मूवीज ऐसी आ रही हैं, आपको देखने को मिलेगा वहां रॉ कितना खतरनाक तरीके से काम करती है। इसी वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं, आप लोगों को पता लगेगा कि भाई रॉ कितना खतरनाक है। क्या हम लोग केवल पैसे कमाने के लिए या सैलरी के लिए या केवल एक जॉब पाने के लिए रॉ में काम कर सकते हैं, या हमें देश की भावनाओं को समझते हुए या देश के लिए काम करने का मौका मिले तब जाकर के हम रॉ ज्वाइन कर सकते हैं, या पैसे के लिए रॉ ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको यह भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों, एक था टाइगर। एक था टाइगर नाम कहां से आया है? रविंद्र कौशिक, क्योंकि इनको नाम दिया गया था ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर का जो नाम दिया गया था इनको, वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। यहां से ये पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री यहां से हासिल करते हैं अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग में डिग्री हासिल करने के बाद ये थिएटर में काम करना शुरू करते हैं। थिएटर इन द सेंस कि ये कहानियां वगैरह या कलाकारी अपनी दिखाने लगते हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी भारतीय वायुसेना में थे। तो इनको भी कहीं ना कहीं भारत के प्रति देश भावना बहुत ज्यादा थी। देश के प्रति जो बहुत ज्यादा, मतलब ये एग्रेसिव रहते थे, मतलब देश के लिए कुछ भी काम करना हो ये पीछे नहीं हटते थे। हालांकि शुरुआत में एक एक्टर के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे ये उभार ले रहे थे या ऊपर उठ रहे थे। इसी बीच ये थिएटर में काम करते करते जितने भी ज्यादातर जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो काम किया करते थे, वो सारे के सारे देशभक्ति कहानियों पर जो आधारित फिल्में या थिएटर हुआ करते थे उनको ज्यादा प्ले किया करते थे, क्योंकि इनको पसंद ही था देशभक्ति की भावनाएं। जैसे इनके अंदर जो क्वालिटी थी उसमें सबसे पहले तो ये अपना जो भेष है वो बहुत जल्दी बदल लिया करते थे, किसी भी रूप को हासिल कर लिया करते थे। आर्मी, पुलिस, इस तरह के किरदार ये बहुत निभाया करते थे अपने थिएटर के दौरान। एक बार ऐसे ही ये एक मोनो एक्ट कर रहे थे। मोनो एक्ट करते समय इनका जो पोशाक थे या इनको जो रोल दिया गया था, वो रोल दिया गया था एक भारतीय आर्मी के एक सैनिक का, जिसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और उनसे बहुत सारी खुफिया जानकारी पूछी जाती है, लेकिन वो उन बातों को नहीं बताते। कोई भी खुफिया जानकारी वो नहीं बताते। उस समय उस थिएटर को एक रॉ के अधिकारी भी देख रहे थे। अब जब रॉ के अधिकारी उस पूरे थिएटर को देख रहे थे तो उन्हें, जब उन्होंने रविंद्र कौशिक को देखा तो इनकी पूरी की पूरी जो कलाकारी थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यार इसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा है और ये व्यक्ति शायद हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन केवल खुद अपने मन में ही ये सोच लेना ये पूरी तरीके से ठीक नहीं था। अब इन्होंने, जो जासूस थे रॉ के, उन्होंने सोचा कि रविंद्र कौशिक से मिला जाए और पूछा जाए क्या ये हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये पूछते हैं कि रविंद्र कौशिक, क्या तुम रॉ में काम करोगे? तो पहले तो सोचने लगते हैं कि रॉ क्या है, मैं तो नहीं जानता रॉ क्या है, क्योंकि रॉ जब सभी के लिए नाम नया था। 1973 के आसपास की ये बात है, 1973 के आसपास की ये बात है। तो इस बीच जब इन्होंने पहली बार रॉ का नाम सुना तो इन्होंने बताया रॉ के एजेंट ने कि रॉ जो है वो एक ऐसी संस्था है जो विदेशों में रह करके जितने भी आतंकवादी हैं या खुफिया जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारियां हम भारत को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि भारत के नागरिक और भारत पूरा सेफ रहे। तो ये सुनकर के इनको बड़ा अच्छा लगता है कि
यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो ये बिना किसी सोच जानबूझ के या कुछ भी सोचने समझने से पहले ही रॉ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रॉ में जुड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि इनकी जो चेहरा था वो थोड़ा सा, ये थिएटर में भी ऊपर उठ रहे थे, उभर रहे थे बहुत तेजी से, क्योंकि इनका जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं विनोद खन्ना से मिलता था। मैं आपको दिखा देता हूं उनका एक तस्वीर। ये देखिए, यहां आपको पता लगेगा कि इनका चेहरा देखो कुछ ऐसा लगेगा जैसे विनोद खन्ना है। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से उभर रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट इनका जो था वो कहीं ना कहीं देशभक्ति में था। तो अब इनको रॉ में चुन लिया जाता है। 2 साल तक इनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इस समय इनको जो है पाकिस्तान भेजना था रॉ का एजेंट बना करके। अब क्योंकि पाकिस्तान भेजना था तो इनको सबसे पहले भाषा बदलनी होगी, क्योंकि यहां पर ये हिंदी बोलते थे, राजस्थानी बोलते थे, तो इस बीच अब उनको उर्दू सीखनी थी, फारसी तरह की भाषाएं बोलनी सीखनी थी, क्योंकि पाकिस्तान में रहने के लिए वहां पर एक पंजाबी टाइप की टोन भी चलती है, वो भी सीखनी थी। तो ये बहुत सारी भाषाओं की नॉलेज रखते हैं। इसी के साथ साथ ये नमाज कैसे पढ़ी जाती है, किस तरीके से जो है मुस्लिम धर्म में रीति रिवाजें होती हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, और इस 2 साल की कड़ी मेहनत में ये हथियार वगैरह चलाना भी सीखते हैं। ये सारी चीजें सीखने के बाद पहली बार इनको मिशन पे भेजा जाता है पाकिस्तान। हालांकि छोटे मोटे मिशन और भी दिए गए थे, उनमें ये कुशल साबित हुए, बहुत अच्छा इन्होंने रोल अदा किया, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन अब इनको परमानेंट भेजना था पाकिस्तान के लिए। अब इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। पाकिस्तान भेजने से पहले इनका नाम बदला गया, नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया इनका। साथ ही साथ इनको बनाया गया पाकिस्तान का परमानेंट व्यक्ति, ये मतलब कि पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। इनको इस्लामाबाद का निवासी बना के भेजा था। वहां उनका जन्म प्रमाण पत्र, 10th क्लास की मार्कशीट, इसी के साथ साथ बहुत सारे पहचान पत्र वगैरह जो भी डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी इनको दे दी गई थी वहां पे। क्योंकि रॉ के लिए बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं होता है, रॉ के लिए बड़ा आसान है, या कोई भी खुफिया एजेंसी है उसके लिए आसान काम होता है ये, क्योंकि इनके लोग हर जगह अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छी अच्छी जगह पर मिले रहते हैं। एक दूसरे को कुछ पता नहीं लग पाता है कि क्या ये सच है या है, ये व्यक्ति क्या रॉ में है या खुफिया एजेंट है कहीं का या नहीं, ये पता नहीं लग पाता है। तो ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये अपनी प्रक्रिया को आगे जारी रखते हैं। अब बाकी की जो पढ़ाई थी, क्योंकि यहां से 10th की डिग्री ही हासिल कर पाए थे, हालांकि इन्होंने, मैंने बताया था कि इंडिया में रहकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन वहां जाकर के अगर भारतीय सभी पढ़ाई लिखाई के कागजों को दिखा दे तो मुश्किल होता। तो वहां जाकर के ये एक और पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में जाकर के, एक विश्वविद्यालय में जाकर के एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई को वहां पे पूरा करते हैं। ये लॉ की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। अब जब लॉ की डिग्री जब हासिल करते हैं तो इस बीच ये एक अखबार पढ़ रहे थे कुछ दिन के बाद। तो अखबार में इन्होंने देखा कि एक वैकेंसी आई हुई है जो कि पाकिस्तानी आर्मी की वैकेंसी है। अब क्योंकि नॉर्मल आदमी अगर कोई भी जानकारी देगा तो इतना गहन अध्ययन करना, अंदर तक की जानकारियां प्रोवाइड कर पाना एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब इन्होंने सोचा यार क्यों ना मैं आर्मी में जो है अप्लाई करके देखूं, अगर शायद नंबर आ गया तो फिर तो मैं बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन रॉ तक पहुंचा पाऊंगा। तो ये उसमें एप्लीकेशन डाल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। भाग्यवश इनका सिलेक्शन भी हो जाता है आर्मी में। जब इनका सिलेक्शन होता है आर्मी में तो ये रॉ के लिए सोने पे सुहागा था। सोने पे सुहागा इन द सेंस कि इनको सोने की खान मिल गई थी एक तरीके से, क्योंकि आप सोचिए कि एक आर्मी में जाकर के तो वहां से तो सारी जानकारी प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे इन्होंने जानकारी दी थी रॉ को, प्रमुख अधिकारियों की जो पोस्टिंग है वो कहाँ है, कौन सा अधिकारी कहाँ पोस्टिंग पर है, सैन्य इकाइयां इनकी कहाँ कहाँ बन रही हैं पाकिस्तानियों की। ठीक है, वो सारी की सारी गतिविधियां, युद्ध सामग्री कहाँ से उठाई जाती हैं, कहाँ पे जाती हैं, सारी जानकारी इन्होंने जो है वो रॉ को प्रोवाइड करवाई थी। अब उस समय कोई फोन वगैरह या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुआ करती थी कि ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो। उस समय चला करते थे डाक के आधार पर, डाक प्रणाली वहां चला करती थी, यानी खत लिख करके या चिट्ठी के माध्यम से जो है वो जो भी खबर हुआ करती थी उसको भेजा करते थे। अब ये चिट्ठी डायरेक्ट भारत देश के लिए नहीं भेजते थे, जो भी ये खुफिया जानकारी प्रोवाइड करवाते थे ये पहले कुवैत या दुबई भेजा करते थे। तो वहां से और जो रॉ के एजेंट थे वो कलेक्ट कर लिया करते थे और भारत में ये खबर पूरी आ जाया करती थी, जो भी इन्हें अहम जानकारी देनी होती थी।
क्योंकि एक छोटे पद से ये लगे थे आर्मी में, धीरे धीरे इनका काम देख करके इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की वहां पे ना, तो इनका जो है वो प्रमोशन हो चुका था। प्रमोशन होने के बाद ये पाकिस्तानी आर्मी में मेजर पद पे पहुंच चुके थे। अब मेजर पद पे पहुंचे तो अब धीरे धीरे इनका वहां बैठना उठना, लोगों के साथ मिलना ज्यादा हो गया था, क्योंकि एक पद पे जाकर के सभी से मिलना, इस तरीके की बातें। तो एक इनके ही विभाग में एक अफसर था, उसकी बेटी थी, उस बेटी से इनको प्यार हो जाता है, उस अफसर की बेटी से। हालांकि एक तो प्यार हो गया था, लेकिन ये रॉ वालों से कहते हैं कि प्यार तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन देशभक्ति अपनी जगह है मेरी। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ शादी कर लूं, और शादी करने के बाद लोग मेरे ऊपर फिर शक करेंगे ही नहीं, और शक नहीं करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी यहां पर आप लोगों को दे पाऊंगा। तो ये उस अफसर की बेटी से शादी कर लेते। इनकी पत्नी का नाम था अमानत नवी, और इनके कुछ दिन के बाद एक पुत्र भी होता है। अब ये इतनी अच्छी पोस्ट पर थे, मेजर की पोस्ट पर थे, और ये बहुत अहम जानकारियां भारत तक पहुंचा रहे थे। तमाम अहम जानकारियां रॉ तक मिल पा रही थी। अब होता क्या है कि इनके बीच में एक भाई की शादी होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं रॉ में काम करता हूं, इस तरीके की बातें। क्योंकि रॉ के एजेंट जो है वो ऐसे नहीं होते कि हर जगह बोल दिया जाए कि मैं पुलिस में हूं, मैं आर्मी में हूं, इस तरीके से वो बताते नहीं कि मैं रॉ में हूं। वो बिल्कुल चुप रहते हैं, खुफिया तरीके से ही रहते हैं। उनको ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, बताया जाता है उन लोगों को। तो यहां पर भी ये घर नहीं बता करके गए थे, बोला ऐसे ही मैं कहीं जा रहा हूं, दुबई वगैरह जॉब करूंगा अपना। तो ये पहुंच गए थे पाकिस्तान। अब जब वहां से वापस आते हैं तो क्योंकि मेजर के पद पे थे, तो वापस आना भी इतना आसान नहीं था कि भारत आ जाएं। तो इन्होंने रॉ के कुछ लोगों से बात की कि यार मैं जो है ना अपने घर जाना चाहता हूं, मेरे भाई की शादी है, तो वहां जाकर के कुछ दिन रुकूंगा और शादी में जाकर के शामिल होऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। तो रॉ ने जो है पूरा सिस्टम बनाया, और इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने डिपार्टमेंट से बोलिए, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बोलिए कि मुझे हज यात्रा पे जाना है। तो ये वहां से जो है पहुंचते हैं सीधे सऊदी अरब। सऊदी अरब से दुबई आते हैं। दुबई से जो है पूरा भेष बदल करके, इनको सबको ये लग रहा था पाकिस्तान वालों को कि केवल ये सऊदी अरब ही जाएंगे, लेकिन ये सऊदी अरब से दुबई जाते हैं, दुबई से इंडिया आते हैं और यहाँ शादी में शरीक होते हैं, जो शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद दोबारा से कुछ दिन रह करके वापस जा रहे होते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं बेटा अब तुम कहाँ काम कर रहे हो, वहां मत करो जहां भी काम कर रहे हो, अब तुम यहीं रहो और शादी वादी कर लेना यहीं पे, अब आप आगे काम को बढ़ाओ। तो ये बोलते हैं कि शादी तो मैंने कर ली है वहीं जहां मैं रहता हूं। तो उनके पिताजी कुछ नाराज भी होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं चलो ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिर से अपना दुबई, दुबई से सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रॉ को भी बड़ा अच्छी अच्छी खबरें मिल रही थी। न्यूक्लियर जो स्टेशंस बन रहे थे पाकिस्तान में, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन 1979 से लेकर के 1983 तक ये कहानी जबरदस्त चली। ये इनका एकदम राइजिंग पॉइंट था। लेकिन 1983 का साल आता है 1983, ये इनके लिए मनहूस वर्ष था। मनहूस साल कैसे था जरा समझना, कि ये मेजर पद पे थे और ये खूब जानकारी प्रोवाइड करवा रहे थे रॉ को। लेकिन रॉ वालों ने क्या किया, भारत सरकार ने ऐसा किया कि एक काम करो, इनकी हेल्प के लिए एक और व्यक्ति यहां से भेजो। तो एक भारतीय जासूस को और पाकिस्तान भेजा गया, जिसका नाम था इनायत मसीहा। जब इसको पाकिस्तान भेजा गया तो ये पाकिस्तानी आर्मी के हत्थे चढ़ जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी के हत्थे कैसे भी इसको पकड़ लिया गया, जानकारी हो गई या कुछ भी, तो इसको जब पकड़ लिया गया तो इसकी पिटाई लगाई गई। इनायत मसीहा की पिटाई लगाई गई, इतना पीटा इनको। और जब इनको पीटा जा रहा था तो इन्होंने बताया कि मैं यहां पर रविंद्र कौशिक से मिलने आया हूं। पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोलते हैं कौन रविंद्र कौशिक? तो भारतीय जासूस इनायत अली बताता है कि रविंद्र कौशिक एक भारतीय जासूस है जो नाम बदलकर पाकिस्तानी आर्मी में मेजर पद पर बैठा हुआ है। यह सुनकर पाकिस्तानी आर्मी बहुत गुस्सा होती है और रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक को जब गिरफ्तार कर लिया गया, देखो अभी रविंद्र कौशिक की कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से ये पकड़े जाते। ये दूसरे जो यहां से जासूस भेजे गए थे वो पकड़े गए, पिटाई लगाई गई, है ना। इतना ज्यादा मतलब उनको जो है टॉर्चर किया गया कि उन्होंने मजबूरी में आकर के ये सारी बातें खोल दी। हालांकि फिर आपको ये लगेगा यार कोई व्यक्ति पिट करके क्या दूसरे व्यक्ति के बारे में बता सकता है जब देश के लिए काम कर रहा है? तो देखो अभी रविंद्र कौशिक की कहानी सुन के आपको लगेगा कि हाँ वाकई में देशभक्त क्या होते हैं। तो रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान की सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और इनको मुल्तान जेल भेज दिया गया। मुल्तान जेल भेजने के बाद
इनके साथ जो बर्ताव किया गया, जो इनके साथ हुआ, वो सुनकर के दोस्तों आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनको सबसे पहले इनके नाखून उखाड़ दिए गए, ये जो नाखून होते हैं हाथ पैरों के, ये उखाड़ दिए गए। इनकी पिटाई लगाई गई, इनको एक बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया गया और लगभग महीने 2 महीने तक उस गड्ढे में रहने दिया। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 12-12, 13-13 दिन में इनको खाना दिया करते थे, फिर दूसरे दिन, चौथे दिन इनको खाना दिया करते थे। तो ये बहुत कमजोर भी हो गए थे। लेकिन वहां की आर्मी ने, या वहां की हम कह सकते हैं कोर्ट ने, इनको सजा सुनाई फांसी की। फांसी की सजा सुनाई, लेकिन कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उम्र कैद में बदल दिया। कोई इशू नहीं, चल रहा था अपना प्रोग्राम। मजबूर थे, परेशान थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने कई बार चिट्ठियां भी लिखी भारत सरकार को और कहा कि मुझे बचाओ, यहां से आप बचा भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा कि आप मुझे बचा नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार इनकी नहीं सुनती। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भारत सरकार ने क्यों नहीं सुनी। क्या भारत सरकार चाहती तो इनकी मदद कर सकती थी, है ना। इस तरीके की बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जब इनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, साल 2001 में इनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। कारण था कि ये कमजोर बहुत हो गए थे, क्योंकि इनको खाना भी नहीं दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, है ना, गड्ढे में रखा जाता था। तो इनको खांसी, जुकाम, टीबी जैसी बीमारियां तो पहले ही लग चुकी थी। बाद में इनका हार्ट फेल हो गया और इनकी मौत हो जाती है। रविंद्र कौशिक की एक चिट्ठी थी जिनको उनके भाई ने पढ़ा, और पढ़ करके उसमें लिखा हुआ था कि उनके भाई रविंद्र कौशिक ने चिट्ठी में जो लिखा था वो था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों की यही हालत होती है? क्या यही उनको मिलता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति के लिए निकाल दिया, रॉ में काम करते हुए निकाल दिया? क्या यही उसका वापस पलट करके जो है रिजल्ट मिल रहा है? हालांकि दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब रॉ का कोई भी एजेंट बाहर देश में पकड़ा जाता है तो भारत सरकारें उस व्यक्ति को अपना मानने से मना कर देती हैं। अब आप कहोगे ऐसे मना क्यों करते हैं? उसका कारण होता है, जैसे हमारे देश के खुफिया एजेंट या खुफिया जासूस दूसरे देशों में काम करते हैं, ऐसे ही दूसरे देश के खुफिया एजेंट वो हमारे देश में भी हैं। और जैसे हमारे देश के पकड़े जाते हैं, ऐसे ही दूसरे देशों के भी हमारे देश में पकड़े जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जासूस को आप छोड़ दीजिए, ऐसी अगर हम बात करते हैं, तो डिमांड दूसरी तरफ से भी आ सकती है कि आपके यहां भी हमारे जासूस पकड़े गए हैं, उनको भी छोड़ो। तो इस वजह से इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर ना हो, इस वजह से सरकारें जो है कोशिश करती हैं कि भाई साहब, हमारा जो रॉ एजेंट है वो हमारा है ही नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। इस बीच में आप लोगों को 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूं। इन्होंने भारत सरकार से बहुत गुहार लगाई थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया था। इसी बीच इनके साथ जब ये जेल में थे तो भारतीय 2 जासूस और पाकिस्तान में पकड़े गए थे। एक था कामरान और एक गोपाल दास। इन दोनों को पकड़ा गया था। जब इन दोनों को पकड़ा गया तो ये दोनों भी उसी जेल में डाल दिए गए थे जिसमें रविंद्र कौशिक थे। तो इनकी, रविंद्र कौशिक जी की और इन कामरान और जो गोपाल थे, इनकी बातें आपस में हुआ करती थी। तो इसमें इन्होंने पूरी अपनी कहानी सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई कि मैंने सरकार से बहुत मांग की है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, ना मुझे अपने घर वालों से मिलने दिया जा रहा है, ना कुछ, मतलब इस तरीके की। मतलब इनको जो टीबी की शिकायत थी, उस समय पाकिस्तान में टीबी की दवा नहीं थी, तो इन्होंने अपने फैमिली से जो है खत भेजा था, तो इनकी फैमिली वालों ने टीबी की दवा भारत से भेजी थी पाकिस्तान। और बाद में कुछ दिन के बाद इनमें से एक जो कामरान मैंने बताया है, जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, भारतीय जासूस, उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाता है तो वो भारत आके बताता है कि रविंद्र कौशिक की हालत इतनी खराब है, इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है पाकिस्तान की सेना के द्वारा, या इस तरीके की सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। इस कहानी को सुनकर के कहीं ना कहीं हमें यह पता लगता है कि जो देश के रॉ एजेंट हुए या आईबी एजेंट हुए, जो खुफिया एजेंट हैं, या आर्मी हुई, एक तरीके से पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जज्बा होना चाहिए इन नौकरियों में काम करने के लिए, क्योंकि पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। यहां पल पल पे कोई पता नहीं कब मौत आए और कितनी भयानक मौत आए दोस्तों। इसको हम लोग मौत नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे शहीद होना। क्योंकि देश के लिए काम करते रहना और देश के ही लिए मर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अब मैं आप लोगों को एक बैच के बारे में बता देता हूं दोस्तों। हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है जो कि रीजनिंग का स्पेशल बैच है। ये 20
नंबर का बैच है और ये 20 दिसंबर से ही इसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, यानी कल से। और ये 1 तारीख तक एडमिशन चलेंगे। इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का, रेलवे का, सीसेट का, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, ये हर एक एग्जाम में जो है वो कारगर साबित होगा। केवल ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। 499 रुपए में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, यानी इतने रुपए में कोई बुक भी अगर बाय करना चाहे तो नहीं मिलेगी। और हम कंप्लीट 110 घंटे से भी अधिक का कंसेप्चुअल आपको जो है पूरा डेटा दे रहे हैं। और यहां पर पीडीएफ, क्लास नोट सब आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे हमारी टीम के द्वारा संपर्क में आ सकते हैं और आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।